Hari Om students, so let us begin a new chapter, that is chapter 8 electromagnetic induction. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ रिवाइज करते हैं जो पहले पढ़ चुके हैं. लेट अस रिवाइज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, सो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ओके, एंड देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैट, मतलब उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तब हमें क्या मिलता है? करंट. दिस इज़ वेरी क्लियर. अगर कोई कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हमें करंट मिलेगा. एनी डाउट इन दिस? इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हम यहाँ एक मैग्नेटिक कंपास रख देंगे तो उस कंपास में क्या होगा? एक डिफ्लेक्शन शो होगा. इसका मतलब कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सामने, उसके चारों ओर क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास आपका डिफ्लेक्ट किया. ये किसने बताया था? ये हमें बताया था ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट में. ये हमें पता चला था ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट में. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और वो बोले कि अगर कोई कंपास रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा. आफ्टर दैट वी ऑल्सो स्टडीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हमने पढ़ा जो कि है एम्पियर सर्किटल्स लॉ. ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर हम लाइन इंटीग्रल करते हैं किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, यानी BDL अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट टाइम्स जो करंट इनक्लोज्ड है उस एम्पियर सर्किटल लूप में, यानी एम्पियरन लूप में जो भी करंट इनक्लोज्ड है इनटू म्यू नॉट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये क्या है आपका म्यू नॉट? ये है परमिएबिलिटी इन योर फ्री स्पेस. चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एम्पियर सर्किटल लॉ इज व्हाट? इट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट दैट इज इनक्लोज्ड इन द एम्पियरन लूप. BDL क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई. यानी अगर हमारे पास बहुत सारे वायर्स हैं और हमने क्या किया, हर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, I4, I5 ऐसे करंट फ्लो कर रहा है. अगर हम एक लूप कंसिडर, अगर हम एक मतलब ये जगह को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और हमको पता करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम टोटल करंट देखेंगे कि इनक्लोज्ड कितना हो रहा है. यहाँ I2 प्लस, ठीक है, ये भी डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ, I4 प्लस एंड I3 इज माइनस. सो वी कैन से दैट म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट दैट इज I2 माइनस I3 प्लस I4, इतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा. क्या हम इससे एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. अगर इसमें कोई करंट ना रहता, ओके, इफ़ आई वुड हैव कंसिडर्ड अ लूप हियर, यहाँ अगर मैं कोई स्पेस को कंसिडर करती और फिर मैं बोलती कि यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो क्या यहाँ कोई करंट है? नहीं है. तो ऑब्वियसली यहाँ क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? इफ़ करंट विल बी ज़ीरो, विल देयर बी एनी मैग्नेटिक फील्ड? नो. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए? अगर करंट नहीं है, अगर करंट ज़ीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए. बट इस लॉ को, इस रूल को जो हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल, एक थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट, मीन्स ये नहीं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कुछ, बट एक ऑलरेडी जो हो चुका है फिजिकल फिनोमेना, उसके बेस्ड में थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और उन्होंने बोला कि ऐसा सिचुएशन है, पॉसिबल है, जहाँ करंट नहीं है, करंट ज़ीरो है, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड्स. वंस अगेन, if there is no current in the closed loop, then also what happens? There is magnetic field that exists. Means B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो नहीं होगा, वो उसका कुछ वैल्यूज़ होगा. चलिए देखते हैं उन्होंने क्या किया. वे दो शीट लिए, ठीक है, उन्होंने दो शीट लिया, शीट A और शीट B. ठीक है, अब क्या किया उन्होंने? मेटालिक शीट को, प्लेट्स को उन्होंने जोड़ दिया एक बैटरी से. Okay, and he connected it to your key. Then what happened? जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं, क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस सर्किट में. नाउ एक बात बताइए, ये क्या है एक्चुअली में? ये क्या चीज़ है?
ये तो एक कैपेसिटर ही है। यहाँ से जैसे ही करंट जाना शुरू होगा, यहाँ पे ग्रेजुअली क्या होने लगेगा, यहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, जस्ट ऑपोजिट चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट होने लगेंगे। बट ये प्रोसेस क्या होगा, क्या ये बहुत ही स्पीड जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा एक ही बार में? तो दिस इज़ रॉन्ग, नो, इट विल नॉट हैपन। बट स्लोली पहले कुछ चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, फिर कुछ चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, फिर कुछ चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, एंड स्लोली दिस कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड। ओके, ये चीज़ हमने पढ़ रखा है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर 3 प्लेसेस, x, y एंड z। और अब हम लोग ट्राई करेंगे इन तीनों जगह का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। ठीक से देखिए, x, y एंड z, इन 3 पोजीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तीनों के लिए हम एक लूप बनाते हैं। यहाँ पे x के लिए एक लूप, y के लिए एक लूप और z के लिए एक लूप। मान लेते हैं कि उसका रेडियस r है। नाउ फॉर x पोजीशन, आप x पोजीशन पे आ जाइए। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ इस लूप के लिए ऑब्वियसली यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से, तो बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब इस डी एल का वैल्यू क्या होगा, सर्कल है, इट इज़ अ सर्कुलर, सो इट विल बी 2 पाई आर। सो बीज वैल्यू विल बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यानी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा है प्लस इसका रेडियस का जो भी वैल्यू होगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। एट वाई पोजिशन ऑल्सो आई कैन अप्लाई द सेम लॉ एंड आई कैन गेट द वैल्यू। ठीक है, इसमें भी वही लॉ अप्लाई करेंगे और इसमें भी हमें बी का वैल्यू मिलेगा। यानी इस पॉइंट में भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इस पॉइंट में भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। बट अगर हम इस वाई जेड पॉइंट को कंसिडर करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे अगर हम कंसिडर करते हैं, क्या यहाँ कोई भी करंट है, इज़ देयर एनी करंट पॉसिबल हियर? द करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, then again it is flowing like this. Okay, as I told you, it will gradually accumulate, but for the time being it is complete circuit, so it will flow. So अब क्या हो रहा है, जब हम यहाँ देख रहे हैं x पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, y पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, z पे I is 0, so magnetic field also should be 0. But जब मैग्नेटिक कंपास रखा गया, यहाँ भी मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ भी मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, एंड द शॉकिंग रिजल्ट वाज यहाँ भी मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ कोई करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? दिस मीन्स दैट कि यहाँ पे भी ज़रूर कोई करंट होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो हमने नाम दिया कि यहाँ पे जो करंट है प्रेजेंट, कि जो हमें नहीं दिख रहा है बट ज़रूर वहाँ कोई करंट प्रेजेंट है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उस करंट का नाम हमने दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, सो फ्रॉम हियर वी लर्न दैट कि यहाँ पे एक और टाइप का करंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, पर ये तो साफ हो गया कि पोजीशन Z पे हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ तो फेल हो गया। दिस मीन्स दैट एम्पियर सर्किटल लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल। हर जगह के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ सही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ को कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। सो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, सेम एम्पियर सर्किटल लॉ में एक और टर्म जो मिसिंग टर्म है उसको ऐड कर दिया। तो क्या ऐड होना चाहिए इसमें ऐड होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टर्म भी ऐड होना चाहिए। यानी करंट की वजह से तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल ही रहा था, प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। जहाँ करंट है वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट 0 हो जा रहा है, जहाँ आपका ये वाला करंट 0 हो जा रहा है, वहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। यानी ऑल द 3 केसेस, ऑल द 3 पोजिशंस, दिस विल बी होल्ड ट्रू। नाउ बट ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये सब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, एंड हाउ दीज आर जनरेटेड, ये कैसे हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इसे डिलीट कर दिया गया है हमारे 12th क्लास के पोर्शन से। ओके, इट इज़ deleted portion, but still the most important thing that is required, I'll discuss it with you all। मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी है बस उतना हम डिस्कस करेंगे, और जो पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो
इसके लिए हमें जानना, ये क्वेश्चंस का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आया। ये यहाँ पे अचानक से हम बोल दिए डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो आपको आपके मन में ज़रूर आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आया, ये है क्या चीज़, और हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इस चैप्टर में इसको। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो हमने क्या बोला कि हमने एक प्लेट लिया, उसमें क्या किया, पैरेलल प्लेट्स लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें हमने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन कि धीरे धीरे ये कैपेसिटर जो है क्या करेगा, यहाँ चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस एट अ सडन नहीं होता है, मैं ये बार बार दोहरा रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोसेस जो हो रहा है, जो चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो एट अ सडन एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं। मतलब कि पहले कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस एक्यूमुलेट हुए, फिर नेक्स्ट कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस एक्यूमुलेट हुए, तो नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो रहे, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। यानी पहले यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज था, फिर धीरे क्या हुआ, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, स्लोली ये इंक्रीज़ होता जाएगा। दिस मीन्स व्हाट हैपेंस, अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो क्या हम बोल सकते हैं कि अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है। यस और नो। एंड अगर आप देखो तो जैसे जैसे चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा जमा होते जाएंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E = 1/4πε0 Q/r²। क्या आपको याद है, ये हमने पढ़ा था 4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया। दिस मीन्स दैट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस मीन्स दैट कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है एंड इट कैन ऑल्सो डिक्रीज़ विद टाइम, ठीक है। टाइम वेरिंग फील्ड है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जा रहा है। और यही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके वजह से हमें करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रहा है, और इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चेंज हो रहा है, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो रहा है, और उसी के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे जो कंपास रख रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, किसके वजह से, इसी फिनोमेना की वजह से। नाउ कैन आई से दैट, क्या हम ये बोल सकते हैं ड्यू टू चेंजिंग या फिर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट इज जनरेटेड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा था, मतलब इस चैप्टर से पहले जो भी हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे, याद है हम एक मैग्नेट को लेकर के क्या करते थे, टू एंड फ्रो मोशन करते थे, यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते थे, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता था। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो जो लिंक्ड कॉइल है उसके साथ, उसमें क्या जनरेट हो जाता था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसमें क्या हो जाता था, करंट जनरेट होता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था हमें। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था, ये हम पढ़ चुके थे फैराडेज लॉ में। बट इस फिनोमेना के बाद जो हमने आज पढ़ा, इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है तो उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रहा है। वंस अगेन हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, बट आज हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, जो कि हमने मैक्सवेल से जाना। सो हमें क्या देखने को मिल रहा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिविंग राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिविंग राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये एक सिमिट्री है, हमें मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, बट एंड ओनली बट व्हेन इट इज़ वेरिंग। अगर ये स्टैटिक होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो हमें दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। यानी इन दोनों के आपस में चेंज होने से हमें कुछ एक अलग फिनोमेना मिल रहा है, हमें कुछ एक अलग सब्सटेंस मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। वो क्या हमने जाना, इसमें हमने जाना कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलते हैं। जैसे ही ये ऑसिलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑसिलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। So what is electromagnetic wave? It is a time varying electric field and time varying magnetic field
propagating in space with a speed of approximately 3 into 10 to the power 8 meter per second. So we have known now what is electromagnetic waves. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये आया कहाँ से, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, हाउ इट इज़ जनरेटेड. ये हमने मैक्सवेल ने सिर्फ एक थियोरेटिकल स्टडी में ये बताया, बट इसे एक्चुअली प्रोड्यूस किसने किया, हाउ इट वाज एक्सपेरिमेंटली यूज्ड देन आफ्टरवर्ड्स. मार्कोनी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इसे कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ किया. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड ऑल्सो the equations related to waves we will discuss in next class.